Hello students, I am Sophia. You are watching Learn with Mizu. In this session, we will discuss most important MCQs on physical and political divisions of India with respect to the JKSSB न्यू पैटर्न. जिस हिसाब से JKSSB अभी न्यू पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी पैटर्न से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए. आज के सेशन में आपके पास 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 ही क्वेश्चंस वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. आप हमारी पिछली वीडियोस को भी उठा के देख सकते हो. अभी जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो आपका पेपर हुआ था उससे उसी दिन प्रीवियस दिन मैंने आपके लिए वीडियो लाई थी यूट्यूब पे और आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हुए हुए थे वहीं से हूबहू वहीं से उठाए हुए थे. आप DPSP वाला क्वेश्चन उठा करके देखो. ओनली आर्टिकल 51 को छोड़ के बाकी सारी स्टेटमेंट सेम टू सेम थी. उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने उसमें ये भी करवाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर नॉट स्टडीड बाय मेंडल. तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि नॉट स्टडीड बाय मेंडल. ठीक है. तो जब टीचर आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं ना तो टीचर्स को कोई आप टीचर्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब एग्जाम में बैठे या जो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जब वो एग्जाम में बैठे तो उनको रिग्रेट ना हो, उनको पछतावा ना हो कि हमने जो पढ़ा या जहाँ से पढ़ा तो उन्होंने हमें तैयार नहीं किया, हमें उन्होंने बताया नहीं कि पेपर का पैटर्न इस हिसाब से हो सकता है. ठीक है. हम जब आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो आप में से ही बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमें आप जानबूझ के क्वेश्चन को मुश्किल करते हो, आप जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन लेकर के आते हो. बेटा हम जानबूझ के नहीं करते. कोई भी टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स का भला ही चाहता है और बुरा नहीं चाहता. हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वेल प्रिपेयर्ड हों. जब वो एग्जाम में बैठे तो उसको टीचर्स की बातें जो है दिमाग में आएँ कि हाँ मेरे टीचर ने ये बात बोली थी, तो उसको वो चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है. और ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो आपने देखो अभी आपका जो पैटर्न नया बदला है उसमें आपने देखा कि आपको बहुत डीप में जाके स्टडी करने की ज़रूरत है. ठीक है. JKSSB कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्या क्या चीज़ों को अपना रहा है, किस किस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है वो बात की बात है. बट अगर हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छे सोर्सेज को कंडक्ट कर सकते हैं जहाँ से हमें जब हम एग्जाम में बैठे तो हमें ये पछतावा ना हो कि यार हमने अच्छा अच्छा सोर्स कंडक्ट नहीं किया, अच्छे सोर्स से नहीं पढ़ा. तो जैसे अभी मैं बताऊँ कि मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं आपके इसके लिए मैंने आपकी NCERT प्लस आपके PYQs और प्लस आपकी माजिद हुसैन की बुक. ठीक है. माजिद हुसैन की बुक. तो ये कुछ बुक्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करने के लिए. ठीक है. तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन करके ज़रूर जाना. और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब आपका ये 15 क्वेश्चन आप कर लोगे तो 15 क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक बन रहे होंगे वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे. और हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डेक्कन प्लेट्यू का ले लिया. ठीक है. अब डेक्कन प्लेट्यू जैसे आपको प्लेट्यू ऑफ इंडिया का टॉपिक है. ठीक है. अब प्लेट्यू ऑफ इंडिया से आपके पास शायद 2 या 3 क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत सारे प्लेट्यूज छूट भी जाएंगे आपके क्वेश्चन में. सारे के सारे क्वेश्चन अपने सारे प्लेट्यूज पे क्वेश्चन तो नहीं ना लाए लेकिन आपका काम क्या होगा कि जब आज आप इस वीडियो को देखोगे देखने के बाद आप अपने नोट्स खोलोगे फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया के या अपनी बुक खोलोगे तो प्लेट्यूज को अच्छे से रिवाइज करोगे, आप प्लेन्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, आप हिमालयाज़ को अच्छे से रिवाइज करोगे, आप वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स को अच्छे से देखोगे. ठीक है. आप अपने जो सॉइल वगैरह होगी उसको अच्छे से देखोगे ताकि सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए और ब्रश अप हो जाए. तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू को लेकर के आपके पास क्या है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने इन स्टेटमेंट में से करेक्ट फाइंड करना है. मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना करेक्ट और इनकरेक्ट, जब आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस की कि करेक्ट कौन सा है इनकरेक्ट कौन सा है, आप डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म पे क्वेश्चंस पे जा रहे हो तो आपको जब सडनली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी. उससे बचने का तरीका ये होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो जैसे आपने पढ़ लिया कि आज पढ़ा पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया. ठीक है. पॉलिटिकल डिविजन या फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ा या आपने नॉर्दर्न प्लेन्स का टॉपिक पढ़ा. आप जब नॉर्दर्न प्लेन्स का टॉपिक पढ़ोगे इसको मैप को साथ रख कर पढ़ोगे, मैप के ऊपर इसको लिखते जाओगे बनाते जाओगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स की एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंडर आती हैं, उसके बाद इसका एरिया कितना है, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से होते हुए जाती हैं, ये आप मैप के ऊपर शो करोगे. और प्लस आप क्या करोगे अपने टॉपिक वाइज MCQs भी लगाओगे. MCQs का लेवल क्या रखोगे हार्ड लेवल रखोगे ताकि जब एग्जाम में बैठो तो क्वेश्चंस आपके निकलते जाए. अब यहाँ पूछ रहा है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में. डेक्कन प्लेट्यू के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने यहाँ से करेक्ट फाइंड करना है. ठीक है. अब यहाँ पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है इट इज़ बाउंडेड बाई वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न जो घाट्स है उनसे क्या है आपका बाउंडेड है. ठीक है. ये आपका हो गया दिस इज हमारा प्यारा भारत. ठीक है. आगे वेस्टर्न घाट्स का है
मैप पे दिया हुआ है, वहाँ से हम अच्छे से समझ लेंगे। देखो ये आपका हो गया डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट। अब हमें पता है कि यहाँ इस तरफ आपके कौन से वेस्टर्न घाट्स हैं और इस तरफ कौन से आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। मैप पे पढ़ने का ये फ़ायदा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, तो सॉरी आपका डेक्कन प्लेट्यू ये वाला है और इस तरफ वेस्टर्न घाट से, इस तरफ ईस्टर्न घाट से आपने मैप पे शो कर दिया, तो आपको पता है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कर लो। जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है, आपकी सीधे सीधे सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी जैसे ही एलिमिनेट हुआ, अब आपको सिर्फ 3 ऑप्शन में देख रहा है। इट स्लोप्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें ये सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इसकी स्लोप जो है वो आपकी, जो आपकी क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की जो स्लोप है वो आपकी इस तरफ झुकी हुई है। ये कह रहा है, सॉरी ये कह रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब ये इस ओर झुकी हुई है। अरे भाई कैसे इस ओर झुकी हुई है, हमने कितनी बार पढ़ा है कि इसकी स्लोप्स अगर इस तरफ झुकी होती तो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इस तरफ फ्लो करती, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर, कृष्णा इस तरफ फ्लो करती, कावेरी इस तरफ फ्लो करती, गोदावरी इस तरफ फ्लो करती, ठीक है, महानदी इस तरफ फ्लो करती है, लेकिन उन रिवर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है। तो रिवर की डायरेक्शन से भी हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स आपकी क्या कर रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही हैं। तो आपकी स्लोप आपकी ईस्ट टू वेस्ट कैसे हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन जैसे ही आपका एलिमिनेट हुआ, बी भी एलिमिनेट हो गया और आपका डी भी एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर क्या बनता है, आपका ए ऑप्शन। वन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ओनली आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके डेक्कन प्लेट्यू की जो स्लोप है वो आपकी उसकी डायरेक्शन इस ओर है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की ओर है। क्यों, क्योंकि हमें इसका एविडेंस मिलता है जो आपकी रिवर्स फ्लो करती है, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स की डायरेक्शन क्या है, वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ना कि आपकी अरेबियन सी में। अगर अरेबियन सी में कोई मेजर रिवर मिल भी रही है, जैसे नर्मदा होगी, तापी होगी, साबरमती होगी, ठीक है, अगर ये मिल भी रही हैं, जैसे नर्मदा और तापी की एग्जांपल लेने मेजर रिवर्स की, तो ये अगर इस तरफ मिल भी रही है तो ये क्यों मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली, ठीक है, जो आपकी विंध्या और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है, इस रिफ्ट वैली की वजह से फ्लो करें। उसके अलावा अगर कोई रिवर्स इस तरफ फ्लो कर भी रही है, तो आपके जैसे ये आपके वेस्टर्न घाट से, यहाँ पे क्या है, आपके वेस्टर्न घाट से दोबारा बना लेती हूँ मैं, ये आपका क्या है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे आपके क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स जो रिवर इस तरफ फ्लो कर भी रही है तो वो वेस्टर्न घाट की इन स्लोप से नीचे आ रही है, ठीक है, तभी वो इस तरफ फ्लो कर रही है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, जस्ट बिकॉज एक तो आपके डेक्कन प्लेट्यू की स्लोप का डायरेक्शन भी इस तरफ है और दूसरा आपकी रिवर जो है वो स्लोप को ही फॉलो करते हुए आपके बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। तो आपका फोर्थ थर्ड को देखते हैं। इट इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ बेसॉल्टिक रॉक। तो हमारे पास पता है कि जो आपका डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है, ये डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है, यहाँ पे आपकी बेसॉल्टिक रॉक्स है। बेसॉल्टिक रॉक्स मतलब ये जो रॉक्स है इनका ओरिजिन क्या है आपका बेटा, वॉल्केनिक ओरिजिन है। इनका ओरिजिन क्या है बेटा आपका, वॉल्केनिक ओरिजिन है। ये आपकी वॉल्केनो के इरप्शन की बाद जब ये बनी है, ठीक है, वॉल्केनो के इरप्शन के बाद ये वाली रॉक्स बनी हैं। और यहाँ पे आपका जो क्या है, आपकी बेसॉल्टिक रॉक्स ना, इनकी वेदरिंग की वजह से, बेसॉल्टिक रॉक की वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग क्या होता है, जब रॉक्स टूटती हैं, फटती हैं और वो टूट के कंकर की फॉर्म में, सॉइल की फॉर्म में बनती है, तो उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी सॉइल बनती है, रिगर सॉइल बनती है, ठीक है सॉरी, कौन सी सॉइल बनती है, रिगुड सॉइल बोलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक सॉइल। और ये आइडियल होती है किसके लिए, आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, जस्ट इट इज़ फेमस फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, ठीक। इट हैज़ ब्लैक सॉइल ड्यू टू वॉल्केनिक रीजन। तो हमारे हमने ये स्टेटमेंट देखा, हमें पता है कि बेसाल्टिक रॉक्स जो है वॉल्केनिक रीजन है, इन्हीं बेसाल्टिक रॉक की वेदरिंग की वजह से ब्लैक सॉइल बनती है, और वही ब्लैक सॉइल जो है किसकी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो हमें यहाँ क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू को लेकर के कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमारे पास वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करो। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि इट इज़ ड्रेन्ड बाई चंबल रिवर। तो क्या ये मालवा प्लेट्यू जो है वो चंबल रिवर इसको ड्रेन करती है। हाँ बेटा, मालवा प्लेट्यू को चंबल रिवर ड्रेन करती है। क्यों चंबल रिवर ड्रेन करती है, यहाँ देखो हमें पता है कि ये आपकी गंगा थी, यहाँ पे आती थी आपकी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरीज आती थी चंबल, चंबल की थी आपकी सिंध, आपकी काली सिंध, आपकी पार्वती। तो ये आपकी चंबल रिवर की क्या थी, ट्रिब्यूटरीज थी। चंबल इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी किसकी थी, यमुना की ट्रिब्यूटरी थी। यमुना इटसेल्फ किसकी ट्रिब्यूटरी थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। हमने पढ़ा था रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का, जब आपको मैंने एमसीक्यूज करवाए थे, वो भी क्लास भी आप देख सकते हो, वहाँ मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे चंबल रिवर क्या करती है, ड्रेन करती है, चंबल रिवर और प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो मालवा प्लेट्यू का जो रीजन है उसको क्या करती है, ड्रेन करती है।
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप देखते हैं इट हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो हमें पता है कि जो आपका प्लेट्यू का जो डेक्कन प्लेट्यू का जो डेक्कन ट्रैप का एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ये आपका क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। जैसे ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो आपका बी एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही जो ही आपका बी एलिमिनेट हो गया, अब आपने थर्ड को देखना है। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ठीक है, विंध्यास के नॉर्थ में ये लाई करती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये हो गया आपका सतपुरा हो गया, जैसे विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, तो ये रेंजेस होगी। अब ये जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा के नॉर्थ में कौन सा आपका मालवा प्लेट्यू लाई करता है। मालवा प्लेट्यू की अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ में, मालवा प्लेट्यू की, ये मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू के साउथ में आपकी विंध्या रेंज है। मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में आपका क्या है, आपका मध्य भारत का पार्ट है। ठीक है, मध्य भारत यानी एमपी वगैरह का पार्ट है। और बुंदेलखंड का प्लेट्यू लाई करता है इसके इस तरफ। अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ में विंध्या रेंज आ गई, और आपके साउथ में और साउथ ईस्ट में यहाँ पे आपकी विंध्या रेंज आ गई। उसके बाद इसके वेस्ट में हमारे पास कौन सी आती है बेटा, अरावली रेंज आती है। अरावली के प्लस आपके गुजरात के जो प्लेन्स आते हैं वो आते हैं। तो इट लाइज नॉर्थ ऑफ द विंध्या। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। फोर्थ में बोल रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। तो हमें पता है कि ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1 2 3 4, तो आपकी चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 1 2 3 और 4 चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया क्या है, बल्कि ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट इन स्टेट्स को क्या करना है, अरेंज करना है आपने। और किस बेसिस पे आपने अरेंज करना है, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, किसके बेसिस पे करना है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भारत को बना देती हूँ, दिस इज अवर इंडिया, प्यारा भारत। ठीक है, ओके, यहाँ पे तो अब यहाँ से गुजरात से ये निकलती हुई जाती है। आप ऐसे मान के चलो, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया। ठीक है, ठीक, ऐसे मान के चलो, ये ऐसे मान के चलो। तो आपकी कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है, आपकी गुजरात से भी गुजरेगी, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, मिजोरम से, एंड आपकी छत्तीसगढ़ से। अगर मैं बात यहाँ पे इसने पूछा है कि वेस्ट टू ईस्ट, अगर ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इन स्टेट्स को वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में लगाओ। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन ईस्ट टू वेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, आपके उनको ऑर्डर पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आएगा बेटा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात का आपका कौन सा पार्ट आ गया बेटा, गुजरात का जाजदान। गुजरात का जाजदान की सिटी से गुजरात के बाद ये आपकी जाएगी कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगी राजस्थान। राजस्थान के बाद आपकी ये जाएगी एमपी में, एमपी के बाद ये जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद आपकी जाएगी ये बेटा झारखंड में, झारखंड के बाद ये जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद आपकी जाएगी ये बेटा आपकी त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद ये कहाँ से होते हुए जाएगी, आपकी मिजोरम से। ठीक है, कितनी स्टेट्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया की 8 स्टेट से पास करती है। सबसे पहले एंट्री करेगी गुजरात से, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, देन झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट की 2 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको जेके एसएसबी क्वेश्चन को मतलब टफ करना चाहेगा, सबको स्टेट्स पता है, वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ कि कौन सी में से ऑप्शन, एक ऑप्शन में दे देगा कि ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की मिजोरम से और मेघालय से जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि मिजोरम से तो जाती है, मेघालय का तो हमने कहीं कुछ पढ़ा नहीं ना। ठीक है, तो हमारे पास मेघालय वाला साइड गलत हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि मिजोरम और त्रिपुरा से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो सकती है। अब आप इसको क्या करो, सबसे देखो, सबसे पहले आना चाहिए गुजरात, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, आपका गुजरात आएगा। गुजरात के बाद आपका क्या आएगा, आपका राजस्थान। ठीक है, दिस इज़ योर ईस्ट, दिस इज़ योर वेस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि देखो, त्रिपुरा को इन्होंने पहले दिया है। ठीक है, और मिजोरम को यहाँ पे इन्होंने इनको वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। वेस्ट टू ईस्ट में हमारे पास सबसे पहले आएगा गुजरात। गुजरात के बाद आपका क्या आएगा, दिस इज़ योर आपका राजस्थान। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, गुजरात। गुजरात के बाद आपका आएगा गुजरात। गुजरात के बाद आपका आएगा राजस्थान। गुजरात आ गया, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद अब यहाँ पे एमपी है, उसके बाद आएगा बेटा आपका एमपी। एमपी के बाद आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे आएगा आपका बेटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा
झारखंड, और झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका आएगा बेटा वेस्ट बंगाल। तो झारखंड यहाँ ऑप्शन में नहीं है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आएगा आपका बेटा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका आएगा मिजोरम। तो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े आगे पीछे दिए हैं, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस, आप ऑप्शन को छोड़ो, आप इसके सीक्वेंस को अपनी नोटबुक में ऐड ऑन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिस्मिक जोन। आपका जो न्यू सिस्मिक जोन मैप जो अभी इंडिया ने रिलीज़ करा था उसके बारे में पूछा हुआ है। इसमें पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है, तीसरी स्टेटमेंट है और चौथी स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। फर्स्ट में पूछ रहा है अ न्यू हाई रिस्क जोन, जो जोन नंबर 6 को इंट्रोड्यूस किया था, कवरिंग द एंटायर हिमालयन आर्क। तो हमें पता है कि जो एंटायर आपका हिमालयन आर्क थी, इसको क्या किया था, जोन 6 में इंक्लूड करा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो सी एलिमिनेट होगी। दूसरी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि जोन जो आपका 6 होगा वो इंडिकेट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, जो आपका जोन 6 है बेटा वो आपका इंडिकेट करता है विद पोटेंशियल अर्थक्वेक एरियाज इंक्लूडिंग एक्सीडिंग मैग्नीट्यूड 8.0। ये उन एरियाज को इंडिकेट करता है जिन एरियाज में ना हाई रिस्क, मतलब वेरी हाई रिस्क, जो जिन जहाँ मतलब क्या है, जो क्या है वेरी मतलब हाई रिस्क एरिया में आते हैं। ऐसे मान के चलो कि जोन 6 में ना वो वाले एरियाज आएंगे जहाँ पे एक्सट्रीम रिस्क है। क्या है आपका एक्सट्रीम रिस्क है, किसका, अर्थक्वेक के आने का। तो जिस और कितने कितने मैग्नीट्यूड, मतलब इस एरिया में जो अर्थक्वेक आएगा 8.0 से मैग्नीट्यूड से मतलब ज़्यादा तक के जो अर्थक्वेक जिन एरिया में आ सकते हैं, तो इसमें वो वाले एरिया इंक्लूडेड है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जैसे ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होती है, आप देखो सभी में सेकंड है तो हमें थर्ड को भी देखना पड़ेगा। थर्ड में बोल रहा है टाउन लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ 2 सिस्मिक जोन्स आर प्लेस्ड इन लो रिस्क जोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाउन्स हैं आपके लो, आपके 2 सिस्मिक जोन्स के बीच में आते होंगे, उनको लो रिस्क जोन में रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है कि ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया और आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है कौन सा आपका बेटा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास राइट आंसर आता है। 4 को देख लेते हैं एक बार। द अपडेटेड जोनेशन इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड जियोलॉजिकल फैक्टर्स रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। तो इसमें जियोलॉजिकल फैक्टर्स को इंक्लूड करा गया या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को, इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। हमने जो ये न्यू जोनेशन की है, जो ये न्यू जोनेशन किया ना, ये जोन 6 हो गया, उसके बाद आपका ये वाला जोन आपका सेकंड आ गया, देन आपका जोन आपका ये वाला जोन 4 आ गया, सॉरी जोन थर्ड आ गया, जोन आपका 4 आ गया, फिर आपका जोन 5 आ गया। उसी तरीके से हमारे पास जो ये वाले एरियाज हैं आपके जोन 6 में आते हैं। ठीक है, और ये आपके जोन सेकेंड में। ठीक, तो इस बेसिस पे आपके क्या किए गए हैं, न्यू अपडेटेड जो जोन्स है इंडिया ने मैप के रिलीज करे हैं आपके अर्थक्वेक के। ये आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का टॉपिक भी है और आपका ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये आप इसको, इस टॉपिक को ना अच्छे से अपने, जहाँ पे आपने हॉट टॉपिक की लिस्ट बनाई होती है ना अपने एग्जाम के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, उन हॉट टॉपिक की लिस्ट में इस वाले टॉपिक को भी ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो आने 2026 में या इससे आने वाले जो बाकी एग्जाम्स भी होंगे यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, अर्थक्वेक की बात करें तो हमें पता है कि जो आपका सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ बोले वो हो या सिस्मोमीटर, ठीक है, सिस्मोमीटर, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, मैग्नीट्यूड को नापने के लिए। मैग्नीट्यूड को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को हमारे पास क्या है, मर्कैली स्केल। ठीक है, मर्कैली स्केल को हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मापने के लिए। इसमें हमारे पास 12 पॉइंट्स होते हैं, 12 पॉइंट स्केल होता है आपका मर्कैली स्केल। अगर मैं जोनेशन की बात करूँ तो जैसे जोनेशन, अब जैसे यहाँ पे क्या है आपका जोन सेकंड, जोन सेकंड में आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है। जोन सेकंड में हमारे पास लो रिस्क एरियाज आएंगे। कौन सी एरियाज आएंगे, लो रिस्क एरियाज आएंगे। उसके बाद जोन थर्ड में हमारे पास मॉडरेट रिस्क, ठीक है, कौन से आएंगे, मॉडरेट रिस्क। देखो ये आ गया आपका कौन सा, लो रिस्क एरिया, और ये वाला आ गया आपका मॉडरेट रिस्क एरिया। उसके बाद आपके जोन फोर में कौन से एरिया आएंगे, हाई रिस्क एरिया। ठीक है, ये आप लिख लेना, हाई रिस्क एरियाज आते हैं। उसके बाद आता है जोन फिफ्थ में आता है बेटा आपका कौन सा, वेरी हाई रिस्क एरिया। और जोन 6 में आएंगे आपके एक्सट्रीम रिस्क वाले एरिया। ठीक है, कौन से एक्सट्रीम रिस्क वाले एरिया, इसी में हमने हिमालय जो आर्क है उसको इंक्लूड करा है जोन 6 में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बेटा आपका किसके बारे में, कुछ आइलैंड्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें पता है कि येस, बैरन आइलैंड जो है वो इंडिया का अभी तक ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में।
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ही फर्स्ट करेक्ट होती है तो आपकी सी एलिमिनेट हो जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड में। इट इज़ लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान और निकोबार बार आइलैंड्स के में लोकेट है। लाइज अलोंग द सुमात्रा एंड म्यांमार वॉल्केनिक आर्च। तो सुमात्रा और म्यांमार की जो वॉल्केनिक आर्क है उसी के एक्सटेंशन पे ही आपका क्या है ये लोकेटेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है करेक्ट है। थर्ड को देख लेते हैं। नारकोंडम वॉल्केनो एंड बारातंग मड वॉल्केनो जो है ये आपके ये भी क्या है एक्टिव वॉल्केनो नहीं बाबा, ये वाला कैसे हो सकता है आपका एक्टिव वॉल्केनो, ये हमारे पास क्या एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। जो आपका नारकोंडम वॉल्केनो है ये आपका क्या है डोरमेंट वॉल्केनो है। कौन सा है डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। और आपका बारातंग जो वॉल्केनो है, ठीक है, बारातंग वॉल्केनो जी क्या है आपका मड वॉल्केनो है, ठीक है। ये क्या है आपका बेटा मड वॉल्केनो है, ठीक है। इसमें आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होती है बल्कि आपकी मड की वाटर की और कुछ गैसेस की इरप्शन होती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। जो ही आपका थर्ड एलिमिनेट हो गया सारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है बेटा आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियाज कोस्ट लाइन, ठीक है। ये भी आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। करंट अफेयर में अभी जो न्यू कोस्ट लाइन इंडिया की जो रिलीज करी थी ना इंडिया ने, ठीक है, तो उस पे बेस पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपके किसी न किसी एग्जाम में ये वाला इसको भी अपनी हॉट टॉपिक की लिस्ट में डाल दो, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब ये पूछ रहा है कि आपकी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू रीमेजरमेंट यूजिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी इंडिया ने जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडिया की जो कोस्ट लाइन थी उसको दोबारा से मैपिंग करी है, ठीक है। मैपिंग करने के बाद अब इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। हमें पता है कि पहले इंडिया की जो कोस्ट लाइन होती थी 16.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन थी, जो अब बढ़ के कितनी होगी 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ये वाली न्यू कोस्ट लाइन है। अब ये इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फर्स्ट करेक्ट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, ओके। सेकंड पे देखो द इंक्रीज इन कोस्ट लाइन लेंथ इज मेनली ड्यू टू न्यू लैंड एक्वाइजिशन, ठीक है, एक्विजिशन। अब अरे बाबा कहाँ हमने कोई न्यू लैंड एक्विजिशन किया है, हमने किसी न्यू लैंड को एक्वायर तो नहीं किया ना। तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी। जो ही आपकी सेकंड एलिमिनेट होगी आपका ए भी कैंसिल हो गया, आपका डी भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर निकल गया आपका बी आंसर है। States like Gujarat and Andaman and Nicobar Islands show major increase due to detailed mapping of bays and islands। हाँ ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो जैसे हमारे पास ये देखो ये इंडिया का क्या है, देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे आपकी गल्फ ऑफ खाबात है, और यहाँ पे कुछ जो क्रीक्स हैं, ठीक है, आपकी जो क्रीक्स हैं उन क्रीक्स को की डिटेल मैपिंग की गई है। उसके बाद अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स की जो ये लाइन कोस्टल एरिया इसको भी इंक्लूड करा गया है। तो उसी वजह से हमें क्या करने देखने को मिली है हमारी कोस्ट लाइन में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, इंक्रीज देखने को मिला है, ना कि हमने किसी और लैंड को एक्वायर किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है इंडियाज ऑफिशियली रिकॉर्डेड कोस्ट लाइन हैज़ इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली। हमें पता है कि ये क्या था, इसका ओल्ड रिकॉर्ड था, मतलब पहले कितनी थी 7,516.6 किलोमीटर थी इसकी, ठीक है। लेकिन अब जो बढ़ के कितनी हो गई 11,098.81 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब जब कोस्ट लाइन पढ़ती हो तो कोस्ट लाइन में सिर्फ ऑप्शन को टिक करके नहीं चले जाना, बल्कि ये कुछ कोस्ट जैसे ये आपका कच्छ वाली कोस्ट होगी, ये आपकी काठियावाड़ कोस्ट होगी, ये आपकी बेटा जैसे ये कौन कौन कोस्ट होगी, उसके सॉरी ये कौन कौन कोस्ट होगी, कन्नड़ कोस्ट होगी, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार, उत्कल कोस्ट, आपने ऐसे पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने जो यहाँ पे अपने मैप में नोट बनाए तो आपने देखना कि कच्छ कोस्ट में कौन कौन सी एरिया कौन कौन सी स्टेट इसमें के बॉर्डर टच होते हैं, काठियावाड़ स्टेट में कौन कौन से बॉर्डर टच है, कौन कौन कोस्ट में कौन कौन सी स्टेट या यूटीज बॉर्डर इसमें टच करती हैं। तो इसी तरीके से अपने नोट्स को क्या करना है आपने पढ़ना है, ठीक है। रिविजन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना क्या है कि इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसको क्या करना है कि आपने देखना है कि जो अभी न्यू कोस्ट लाइन जो रिलीज डेटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग जाऊँ तो सबसे बड़ा एरिया कोस्ट लाइन किसका है, गुजरात का। गुजरात के बाद आता है बेटा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु तमिलनाडु के बाद आता है बेटा आपका कौन सा, गुजरात। गुजरात के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है बेटा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका आएगा बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका बेटा आएगा केरला। इसको इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग देखने में, ठीक है, केरला। और केरला के बाद आपका क्या आएगा, वेस्ट बंगाल। तो आपका गुजरात आपका 2 है, तमिलनाडु आपका 4 है, आंध्र प्रदेश कितना है आपका बेटा 5, आंध्र प्रदेश 5 है, और महाराष्ट्र के है आपका बेटा 1 है। तो 2 4 5 1 2 4 5 1 का है 2 4 5 1। तो आपका केरला क्या है
योर केरला इज़ 3 पे है, ठीक है, केरला 3 पे है और वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, 6 पे है। तो 24513, 24513, 24153, 513। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े सारे ना कुछ अलग से दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या है, 24513। ये स्टेटमेंट बनती है यहाँ पे 245163। 5 के बाद क्या है वहाँ 24513। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। गुजरात, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, देख लेना इनको, कोस्ट लाइन को एक बार। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया को हम देखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसने आंसर बता दिया, आप आंसर को छोड़ो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, इंडियाज mainland extends between 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड में। तो हमें पता है कि मेनलैंड का एक्सटेंट यही है। अगर हम ओवरऑल इंडिया के एक्सटेंट की बात करूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके आइलैंड्स को भी ले लें, तो हमारे पास कौन सा बनता है, 6 डिग्री 45 नॉर्थ में, ठीक है, जो आपका इंदिरा पॉइंट से हम जिसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इंदिरा पॉइंट से, ठीक है। ये आपका ओवरऑल इंडिया का आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यहाँ पे मेनलैंड की बात हो रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इनकरेक्ट दी है, बट आप यहाँ पे क्या करेक्ट है। सेकंड में बोल रहा है, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैं ये ग्लोब बना लेती हूँ, ग्लोब में यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे आपका बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे आपको एक, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे इंडिया को बना देती हूँ, कहाँ पे, ये इंडिया, इंडिया कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ऐसे मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। वैसे भारत बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ पे समझने के लिए बना रहे। एक तो इंडिया नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ये हो गया, इससे ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। और दूसरा यहाँ पे इस लाइन से आपका क्या है, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ आपका वेस्ट है। तो आपका नॉर्थ, और नॉर्थ में लाई कर रहे हैं इंडिया, और प्लस आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। थर्ड में बोल रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैं बात करूँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये भारत। अब यहाँ से जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है, तो इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए जाती है। जो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का हिस्सा होगा, दैट इज़ आपका ट्रॉपिकल एरिया, और जो इससे ऊपर वाला होगा वो आपका सब ट्रॉपिकल होगा। और कुछ आपके हाई एल्टीट्यूड के एरियाज आपके टेम्परेट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका उत्तराखंड का पार्ट हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट होगी। फोर्थ में बोल रहा है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड इज 5 और हेड ऑफ GMT, ग्रीनविच मेन टाइम से, ग्रीनविच मेन टाइम से ये आपका 5 घंटे ये आगे है, ठीक है। हमें पता है कि ये 5 घंटे तो आगे नहीं है, ये कितने घंटे आगे है, 5 साढ़े 5 घंटे, 5 ओवर 30 मिनट्स, सॉरी, ये है 5 घंटे 30 मिनट जो है उससे आगे है। तो फोर्थ स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी। हमारे पास कौन सी बनती है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े आगे पीछे दिए, आप इसको देख लो, 1 2 एंड 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है प्लेट्यूज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू के वॉल्केनिक बेसाल्टिक रॉक से मिला है, बना है, हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो डेक्कन प्लेट्यू में आपके वॉल्केनिक बेसाल्टिक रॉक्स देखने को मिलती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो सी एलिमिनेट होगी। मालवा प्लेट्यू जो है लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सतपुरा। तो मालवा जो प्लेट्यू है क्या सतपुरा के साउथ में लाई करता है, नहीं बेटा, तो ये वाला क्या है आपका गलत हो गया। जैसे कि आपकी सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट होती है, आपका टी एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं आपका थर्ड पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है रिच इन मिनरल्स। तो हमें पता है कि छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का एरिया वो मिनरल्स में रिच होता है, जिसको हम रूहर ऑफ आपका इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्यों रूहर ऑफ इंडिया बोलते हैं, आपकी जो है नेम्ड आफ्टर द जर्मनी में एक एरिया है रूहर वैली, ठीक है, रूहर वैली, ठीक है। रूहर वैली जर्मनी की है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मिनरल्स रिच है, तो उसी के नाम पे हम इसको रूहर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं, मेघालय प्लेट्यू मेघालय प्लेट्यू जो है एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक्सटेंशन है, ठीक है। अब जहाँ पे देखते हैं हम ये वाला, देखो ये आपका छोटा प्लेट्यू, छोटा आपका नागपुर, देखो ये आपके क्या है, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया है। दिस इज योर आपका बुंदेलखंड, मारवाड़, मालवा, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, दंड हरियाणा, दक्कन प्लेट्यू, उसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू एंड शिलोंग प्लेट्यू।
अब जो शिलोंग प्लेट्यू है ये मेघालय के प्लेट्यू का ही क्या है, आपके मेघालय प्लेट्यू का ही क्या है, सॉरी जो मेघालय प्लेट्यू है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही क्या है, एक्सटेंशन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। मगर आज अगर इसको हम देखेंगे तो हमें बाहर दिखने में ये एक्सटेंशन दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे ये पूरा एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दिखती। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो एरिया है मालदा का, ये जो मालदा यानी कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कौन सा, मालदा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक फॉल्ट मतलब फॉल्ट बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मालदा फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मालदा फॉल्ट बनने की वजह से ये एरिया सब्सिडाइज हो गया, मतलब धस गया अंदर की ओर। जैसे ही ये अंदर की ओर धसा तो हमें पता है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, तो आज हमें देखने में ये नहीं दिखता, लेकिन जियोलॉजिकली हम देखें तो ये इसका क्या है, एक्सटेंशन पार्ट ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 कौन से है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्लेट्यूज का पार्ट इनको देख लेना, हर एक प्लेट्यू की ईस्ट में कौन सा एरिया है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, कौन सा एरिया किस, कौन सा जो प्लेटियो किससे बाउंडेड है, तो इन सब चीज़ों को देख लेना, ये भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो ये पता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि वो कौन सी है, माही रिवर जो है वो आपकी इक्वेटर को दो आपकी किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि और कौन कौन सी रिवर्स हैं वर्ल्ड की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस में मुझे आंसर दे के जाना है, ठीक है। अब माही रिवर यहाँ से कहीं ओरिजिनेट करेगी और इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार यहाँ काटेगी, एक बार यहाँ काटेगी, तो 2 बार काटेगी आपकी माही नदी। नेक्स्ट चलते हैं आपकी बेटा कौन से क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इन सारे ऑप्शंस को देखो, आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड हायर इन एलिवेशन कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑब्वियसली जो आपके वेस्टर्न घाट्स है वो आपके क्या है, हायर एलिवेशन पे हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। मतलब वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो आपकी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में, ठीक है। अब जो आपके वेस्टर्न घाट्स है इनकी जो हाइट है हमें कितनी, 900 से लेके 1600 मीटर्स तक इनकी 1600 मीटर तक इनकी हाइट देखने को मिलती है। और वहीं पे ईस्टर्न घाट्स की हमें हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर तक इनकी हाइट देखने को मिलती है, मतलब एलिवेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है तो सी एलिमेंट हो गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे देखते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड आर डाइसेक्टेड बाय द मेजर रिवर्स। ऑब्वियसली हमने देखा, अभी पढ़ा था रिवर्स का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, मतलब ये क्या है, कटे हुए, ठीक है। ये मतलब कंटिन्यूस नहीं, इनके बीच में गैप्स क्रिएट हुए हैं। ये गैप्स क्यों क्रिएट हुए हैं, आर डाइसेक्टेड बाय द मेजर रिवर्स, जिसमें आपकी गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, आपकी महानदी होगी, देन आपकी कावेरी होगी। तो ऑल दीज रिवर्स ना डाइसेक्टेड दीज आपके ईस्टर्न घाट्स को डाइसेक्ट करके हैं, यहाँ पे इरोजन करी हुई है इन रिवर ने। क्यों? क्योंकि एक तो रिवर की डायरेक्शन इस तरफ थी, फ्लो भी इस तरफ था, और इन रिवर्स ने इन पहाड़ों को, इन जो आपकी हिल्स इनको क्या है, काटा हुआ है। तभी हमारे पास क्या है, ईस्टर्न घाट्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो डी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए थर्ड पे, द वेस्टर्न घाट्स रिसीव लेस रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट्स ड्यू टू द लोकेशन। अरे भाई कैसे ऐसा हो सकता है? देखो हमें हमें पता है कि जब आपका ये आपका भारत हो गया, ठीक है, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। जैसे ही आपके साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून आपके आपके वेस्टर्न घाट से टकराते हुए आपके नॉर्दर्न इंडिया में एंटर करेंगे ना, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे टकराएंगे तो वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगे। कौन सी रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ना कि कम होती है। उसके बरक्स यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स का जो ये वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ जो लाई करता है, यहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलती है। यहाँ पे रेनफॉल अगर आती भी है तो रीट्रीटिंग ऑफ द मानसून पे, कहाँ पे, रीट्रीटिंग ऑफ द मानसून, यानी विंटर में इसको रेनफॉल होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ये वाला आपका एरिया है तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, तो इन एरियाज़ में जो ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स है, जब यहाँ से वापस रीट्रीट मानसून कर रहा होता है तो ये इसको यहाँ पे टकरा करके यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो उसका रीज़न ये है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट होगी, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है वो लेस रेनफॉल नहीं, मोर रेनफॉल हासिल करते हैं देन ईस्टर्न घाट्स ड्यू टू देयर लोकेशन। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। जैसे ही आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, अब हम देख लेते हैं फोर्थ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया।
ऑप्शन नंबर बी में देखो, द अन्नामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, तो फोर्थ नंबर का क्या है, करेक्ट है। और वाइल जिंदा गाड़ा जो है हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। तो हमें पता है कि जो अन्नामुड़ी है वो आपकी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट हिल है, पीक है, और आपकी जो जिंदा गाड़ा है वो ईस्टर्न घाट्स की। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर आने वाला है, उसके लिए किसी बच्चे को भी मॉक लेंथ, अगर फुल मॉक लेंथ लगाने हैं या उसको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। प्लस आपका जेकेपी कांस्टेबल का बैच भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी जो फ़ी है 549 है और ऑफर में आपको 500 पड़ जाएगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हमारा कोर्स है वो भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आपका अकाउंटेंसी और आपका इकोनॉमी का है वो चल रहा है आपका, और प्लस आपका जीएस का मैं खुद पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो मैं खुद कंडक्ट कर रही हूँ। तो ये आपका 689 का बैच है, ये आपको 549 में ऑफर में अवेलेबल हो जाएगा। और प्लस आपको कोई भी आपको करंट अफेयर चाहिए या आपको फुल मॉक लेंथ टेस्ट चाहिए या आपको टेस्ट लगाने, तो वो सब के सब हमारे पास अवेलेबल है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन है, हाँ देखो ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस व्हाट्सएप पे क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है। देखो टेस्ट लगाने से, मॉक लगाने से ना आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इवेलुएट हो जाती है। और जो हमने टेस्ट बनाए हैं वो सारे के सारे टेस्ट जो है आपके एज पर द न्यू पैटर्न, जो जीकेएसएसबी का न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आपके टेस्ट फ्रेम किए हैं। और आपको आई एम श्योर कि जब आप ये टेस्ट को लोगे, आप इन टेस्ट को दोगे, तो आपको कहीं पे भी ये शिकायत नहीं आएगी कि हमने जो टेस्ट दिए वो हमें कहीं नुकसान हुआ। ये हमेशा आपको क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और जेकेपी कांस्टेबल का बैच है वो भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आपका सुपरवाइजर का बैच भी लॉन्च हो चुका है, आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच भी लॉन्च है। और आपको किसी भी बैच की फर्दर डिटेल चाहिए, कुछ भी, या आपको करंट अफेयर की डिटेल चाहिए, तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर एक्सेस ले सकते हैं। पीडीएफ्स वगैरह जो हम आपकी, जैसे आज का जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ भी हो गया, जो हम यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आते हैं उनकी आपकी पीडीएफ हैं वो आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भांगर एंड खादर सॉइल्स। खादर और भांगर सॉइल को लेकर के हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आप इनको वन बाई वन करके देखो और इसका आंसर मार्क करो, ठीक है। भांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल फाउंड इन हायर अपलैंड्स एरियाज एंड कंटेन्स कंकर डिपॉजिट्स। तो हमें पता है कि भांगर में हमें कंकर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल क्या होती है, थोड़ी कम फर्टाइल होती है, मतलब क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। सेकंड में बोल रहा है खादर इज न्यू एलुवियल साइल फाउंड इन द फुट प्लेन्स, और ये हाईली फर्टाइल होती है। हाईली फर्टाइल क्यों होती है, इसमें क्या होती है, सिल्ट देखने को मिलती है और प्लस आपको क्ले देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, हाईली फर्टाइल होती है, ठीक है। और ये बार बार क्या होती है, रिप्लेनिश्ड हो जाती है, ठीक है, बार बार रिप्लेनिश्ड हो जाती है, रिवाइव हो जाती है। जब भी फ्लड आएगा, जब भी रिवर में, नदी में पानी ज़्यादा होगा और डिपॉजिट्स यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये वाली सॉइल क्या होगी, दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है खादर सॉइल इज रीन्यूड एनुअली बाई रिवर फ्लड्स। अभी मैंने आपको बोला कि हर साल रिवर फ्लड्स की वजह से क्या हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं खादर और भांगर को या भाबर को इनको मैं बनाऊँ, जैसे ये हो गया आपके बेटा हिमालय, दीज आर योर हिमालयाज। ये हिमालय से, अब हिमालय से कोई नदी बह रही होती है, बहने के बाद वो प्लेन की ओर आएगी, ठीक है। यहाँ पे जब आपकी हिमालय के फुट हिल्स तक मतलब जा रही होगी, तो यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स, यहाँ पे क्या होंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो होंगे वो अपने साथ लेकर के आएगी। उसके बाद जब ये तराई के एरिया में जाएगी, तराई के एरिया में यही चीज़ें क्या हो जाएंगी, और फाइन होती जाएंगी, छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाबर के बाद ये क्या होगा बेटा, आपका भाबर का रीजन। भाबर के बाद ये आएगा बेटा आपका तराई का रीजन, ठीक है, तराई का रीजन। तराई के बाद आपका बनता है, यहाँ पे बनता है भांगर, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा भांगर, ये भांगर का रीजन। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ठीक है, और रिवर के साइड में ये वाला जो एरिया है, दिस इज योर आपका खादर रीजन, ठीक है, खादर रीजन। अगर मैं इसको और अच्छे से यहाँ पे बनाऊँ, और अच्छे से बनाऊँ, जैसे ये हो गया आपको भाबर और तराई समझ आ गया, ठीक है। जैसे ये नदी ऊपर से बहती हुई आ रही थी, ये नदी बहती हुई आ रही थी, ठीक है, बहती हुई आ रही थी नदी हिमालय से। यहाँ पे इसने बड़े बड़े पत्थर से, बड़े बड़े बोल्डर्स थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेटा भाबर का रीजन, दिस इज योर आपका भाबर का रीजन। उसके बाद यहाँ पे आप आस्ता आस्ता प्लेन्स में एंटर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे बनता है आपका तराई का रीजन, यहाँ पे मार्श लैंड्स बनते हैं, मार्शी एरियाज बन जाता है, ठीक है, तराई का रीजन। तराई के बाद आपका ये रिवर यहाँ पे फ्लो करेगी। ये आपकी क्या है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, दिस इज योर आपका तराई का रीजन, ठीक है। तो ये आपकी रिवर फ्लो कर रही थी, यहाँ पे रिवर री एमर्ज हो जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, दिस इज योर, ये रिवर थी। अब रिवर के जो आसपास का जो प्लेन का, जिसके बिल्कुल पास पास के जो प्लेन का एरिया होगा, ये होंगे आपके बेटा खादर रीजन, ठीक है। खादर हमने अभी देखा कि ये हर साल क्या होगा, रिवाइव हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है, रीन्यूड होती है। क्यों, क्योंकि जब भी रिवर में सैलाब आएगा, फ्लड आएगा, पानी ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये अपने सेडिमेंट्स को इधर उधर डिपॉजिट करेगी। जैसे इधर डिपॉजिट करेगी, तो जो सेडिमेंट्स इसके ऑलरेडी फर्टिलिटी यूज़ हो चुकी थी, वो वापस से क्या हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी, ठीक है, रिप्लेनिश होगी। उसके बाद हमारे पास बचता है कौन सा एरिया,
जो इससे थोड़ा दूर का एरिया था, ठीक है, जो इससे पीछे का एरिया था, दिस इज योर आपका खादर रीजन, दिस इज योर खादर रीजन, ठीक है, और सॉरी खादर नहीं, दिस इज योर भांगर रीजन, ये हो गया खादर रीजन, और इससे जो दूर का पीछे का एरिया हो गया, खादर से पीछे का एरिया, दिस इज योर आपका कौन सा, भांगर रीजन। भांगर देखो, बी से बूढ़ा, बी से भांगर, तो ऐसे टिक आप याद रख सकते हो। तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नर्दर्न प्लेन्स। जो नर्दर्न प्लेन्स है उनको लेकर के पूछा है, भाबर, तराई, भांगर, खादर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ बोलती हूँ, ठीक है, ऐसे मान के चलो ऊपर से आज, जैसे ये कोई नदी, ये कोई क्या थी आपकी, यहाँ पे देखो, ये आपकी हिमालयाज थे, ये आपके हिमालयाज थे, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ मान लो और ये आपका साउथ मान लो, ठीक है, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है। जब नदी अपने इनिशियल फेज में होगी, ऊपर के फेज में होगी, तो यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स कैरी करके लेकर के आएगी अपने आसपास, बड़े बड़े बोल्डर्स। तो ये वाला क्या होगा आपका बेटा, भाबर का रीजन होगा, ठीक है। उसके बाद नदी आस्ता आस्ता क्या हो जाएगी, छुप जाएगी, ठीक है, छुप जाएगी और तराई का रीजन बनाएगी, ठीक है, किसको क्या बोलेंगे आपका, तराई का रीजन। अब तराई के रीजन के बाद फिर क्या नदी क्या करेगी, री एमर्ज होगी, उसके बाद आपके प्लेन्स में एंटर करेगी। जैसे ही नदी प्लेन्स में एंटर करी, अब जो नदी के आसपास का जो एरिया होगा, जो नदी के आसपास का एरिया होगा, बिल्कुल इमीडिएट एरिया होगा, जो उसके बिल्कुल करीब का एरिया होगा, वो होगा बेटा आपका खादर, ठीक है, खादर एरिया होगा। और नदी के जो खादर के जो बिल्कुल दूर दूर का एरिया होगा, ठीक है, खादर के जो क्या होगा, थोड़ा दूर दूर का एरिया होगा खादर से जो साइड का, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला क्या होगा, दिस इज योर भांगर, दिस इज योर भांगर, ठीक है। तो अब हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, भाबर आएगा, ठीक है, भाबर आएगा 1 पे, 1 के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2, ठीक है, तराई, तराई के बाद क्या आएगा आपका बेटा, भांगर, भांगर के बाद आएगा खादर। 1, 2, 3, 4, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपके दोआब्स के बारे में, ठीक है, दोआब और रिवर्स के बारे में दिया। दोआब क्या होता है, देखो, दो, दो मीन्स टू, आब मीन पानी, दो पानियों के बीच का जो, जैसे एक पानी का मतलब एक ही वाटर बॉडी थी, एक ही वाटर बॉडी थी, मतलब एक ही रिवर है, एक ही रिवर है, ये दो आब हो गए, ठीक है। दो पानियों के बीच में, दो आब्स के बीच का जो लैंड का एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका दो आब बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दो आब बोलते हैं। अब देखो, गंगा यमुना दो आब जो है वो कहाँ कहाँ पे, हमें पता है कि गंगा यमुना दो आब जो है गंगा और यमुना के बीच में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, सी एलिमिनेट हो गया। बिस्ट दोआब, अगर मैं बिस्ट दोआब की बात करूँ तो बिटवीन ब्यास और सतलुज के बीच में है, तो ये वाला भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट बोला कि बारी और बारी दोआब, ये रावी और चिनाब के बीच में नहीं बेटा, ये रावी और चिनाब के बीच में नहीं है। बारी दोआब किसके बीच में है, आपका ब्यास और प्लस आपके रावी के बीच में। देखो, ब्यास, ब्यास और प्लस रावी के जो बीच के दोआब का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, बारी। देखो, ब्यास का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ब्यास और रावी के बीच का जो एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बारी दोआब बोलते हैं। सॉरी, कहाँ पे हो गया, बारी दुआब, सॉरी, बारी किसके, ब्यास और रावी के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, बारी दुआब। ब्यास का बा और रावी का री, तो क्या हो गया, बारी दुआब। उससे हमारे पास क्या हो गया, जो रावी और चिनाब के बीच में है ना, उसको क्या बोलते हैं, रचना दुआब, उसको बोलते हैं रचना दुआब बोलते हैं, ठीक है। आपका क्या, रावी और चिनाब के जो बीच का होगा उसको हम रचना दुआब बोलेंगे, और ब्यास और रावी के बीच में इसको बारी बोलेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, तो डी एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट में रायचूर दोआब, रायचूर दोआब जो है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो इसकी थ्योरी है वो आपको मीजू सर ने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल है, और प्लस सर जो है पेड ग्रुप में भी सर ने इसको पढ़ाया हुआ है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंडमार्क इन इंडिया। कौन सा ओल्डेस्ट लैंडमार्क है इंडिया का इन चार ऑप्शन में से, और जो मेनली कंपोज होता है आपकी एंशियंट इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, क्या वो हिमालयन माउंटेन्स है, तो हमें पता है कि हिमालयन माउंटेन्स ऑब्वियसली तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये आपके क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। उसके बाद जो आपके नर्दर्न प्लेन्स हैं ये भी क्या है आपके कंपैरेटिवली, इनके ये क्या है आपके यंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। तो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यूज या इंडियन डेजर्ट, तो हमें हमारे पास पता है कि इंडियन डेजर्ट भी इसका ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, तो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपका क्या है, ये आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, आपके जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो थे उनसे बना हुआ, मतलब प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना था, और ये इंडिया का क्या है आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल, ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, ठीक है, ये याद रखना क्या है, ओल्डेस्ट है और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का, आपका क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसकी मैं बात करूँ तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था ये पहले क्या था, आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था, किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है आपकी एंशियंट इग्नियस रॉक, ठीक है, एंशियंट इग्नियस
इग्नियस रॉक्स, और प्लस आपकी कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी है बेटा आपकी, मेटामॉर्फिक रॉक से ये मिलकर बना हुआ है आपका, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। और उसकी मैं बात करूँ तो ये आपका जो है इसकी ये बना कैसे था, जब आपकी ड्रिफ्टिंग हो रही थी गोंडवाना लैंड मास की, ठीक है, ड्रिफ्टिंग हो रही थी किसकी, गोंडवाना लैंड मास की, तो उसी के ड्रिफ्टिंग के दौरान ही आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था ये बना था, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बरक्स अगर मैं हिमालयन माउंटेन्स की बात करूँ तो हमने अभी देखा कि ये यंग यंग फोल्ड माउंटेन्स, इनको फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोलते हैं, जैसे कि आपके पास एक पेज, ये क्या है आपकी एक पेज है, ठीक है, ऐसे मानो ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। जब इस पेज को आप क्या करोगे, इसको इस तरफ ऐसे पेज को पकड़ो और दोनों तरफ इसको क्या करो, दबाने की कोशिश करो, या आपका कोई क्लॉथ ले लो, ठीक है, कपड़ा ले लो, उस कपड़े को जब आप यहाँ पे दबाओगे, दोनों को इस तरफ अपोजिट, मतलब दोनों को एक ही डायरेक्शन में कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो कुछ इस तरीके से सलवटें बनेंगी, यानी इस तरह के फोल्ड क्रिएट होंगे। और इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ था कि जो हिमालयन माउंटेन्स है, इसीलिए इनको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। जब कंप्रेशनल फोर्स पड़ी तो हमारे पास यहाँ पे फोल्ड क्रिएट हुए, दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। और जो आपके नदर्न प्लेन्स है, ये नदर्न प्लेन्स हमें पता है कि ये कब बने, ये आपके बने थे एलुवियम के डिपोजिशन से, ठीक है, एलुवियम जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियम की डिपोजिशन से बने थे। जो आप कौन कौन सी, जैसे गंगा हो गई, आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई, और आपकी इंडस, इन नदियों की या इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाई हुई जो मट्टी थी, एलुवियम जो था, एलुवियल सॉइल थी, उसके लाने से हमारे पास ये प्लेन्स बने थे। और इंडियन आपका डेजर्ट का तो पता ही है आपका, क्योंकि ये जो पार्ट था ये आपका अरावली से इस तरफ का पार्ट था, और यहाँ तक आते आते रेनफॉल भी कम हो जाती थी। प्लस आपकी जो जो आपकी अरावली है, ये आपके साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल में पड़ती हैं, तभी यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। अगर कहीं कोई रेनफॉल थोड़ी हो भी जाती है तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट क्या है आपका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया क्या हो जाता है आपका, दैट इज डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, वट आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। ठीक है, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो पाई जाने वाली जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, ठीक है, जो लंबी लंबी वैलीज पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या उनको हम दोआब्स बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, भावर बोलते हैं, या तराई बोलते हैं। अगर हमें पता है कि वो क्या है बेटा, आपकी दून्स, ठीक है, जैसे देहरादून हो गया, देहरादून हो गया, आपका कोटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, देन आपका पाटली दून हो गया। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट दून है जो कहाँ पाई जाती हैं, आपके लेसर हिमालय और शिवालिक्स की जो बीच का पोर्शन है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इनकी जो कंपोजिशन है वो मतलब किससे बने होते हैं, यहाँ पे होती है बेटा आपकी एलुवियल सॉइल होती है। ठीक, कौन सी सॉइल होती है यहाँ पे, एलुवियल सॉइल के और प्लस आपके ग्रेवल्स। ठीक है, एलुवियल सॉइल और ग्रेवल्स की मदद से कि आपके जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है वहाँ पे की मतलब ये इससे मिलकर बने हुए होते हैं। और जो ये फॉर्मेशन हुआ था, तो ये फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई, जो आपकी रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही थी हायर, जो आपके हायर हिमालयन माउंटेन से रिवर जो नीचे की ओर आ रही थी, नीचे की ओर आते आते जो यहाँ पे प्लेन एरिया था, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ग्रेवल्स की डिपोजिशन की, एलुवियल की डिपोजिशन की, और यहाँ पे आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज क्रिएट हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, दून्स आएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए, दो आब। ठीक है, दो आब में पता है कि दो आब, दो मीन्स टू, आब मीन वाटर, दो पानियों के बीच का जो एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पानी का हिस्सा है, एक ये पानी का हिस्सा है। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच का ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, दो आब। ठीक है, दो आबा बोलेंगे, दो आब बोलेंगे। ठीक है, दो रिवर्स के बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम दो आब बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास गंगा यमुना का दो आब, गंगा यमुना का दोआब हो गया, उसके बाद आपका रचना दोआब हो गया, आपका बारी दोआब हो गया, तो दिस आर द आपकी दोआब्स होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, भाबर की, भाबर वाला एरिया। भाबर वाला एरिया कौन सा होता है कि आपका नैरो बेल्ट ऑफ लैंड होता है। ठीक है, नैरो बेल्ट ऑफ लैंड होता है जो कहाँ पे पाया जाएगा, फुट हिल ऑफ शिवालिक्स, जो फुट हिल ऑफ शिवालिक्स पे पाया जाएगा। फुट हिल ऑफ शिवालिक्स पे क्यों पाया जाएगा, क्योंकि देखो ये आपका हिमालयाज को मान के चलो, ठीक है, ये हिमालयाज थे और ये इसके फुट हिल्स थे। ठीक है, ये इसके फुट हिल्स थे। अब जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी तो जो स्लोप होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोप, जो पहले यहाँ पे खड़ी ढलान थी, अब ये ढलान जो है कम होती जाएगी। जैसे ही ढलान जो कम हो जाएगी, स्लोप की जो स्लोप का ग्रेडियंट है वो जो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इसने जो इरोजन करके जो बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर के आई थी वो यहाँ पे इनको डिपॉजिट कर दी जाएगी। ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स को यहाँ पे डिपॉजिट करेगी और आपका भाबर का रीजन बनाएगी। कौन सा रीजन बनाएगी बेटा, आपका भाबर का रीजन बनाएगी। उसके बाद ठीक है, अब भाबर के रीजन के बाद जो इससे छोटे छोटे पत्थर होंगे, कंकर होंगे, जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होंगे, उनको आगे या सिल्ट वगैरह को लेकर के आएगी और यहाँ पे मार्शी लैंड क्रिएट करेगी। ठीक है, मार्शी लैंड क्रिएट करेगी, यहाँ पे नदी कहीं छुप जाती है। ठीक है, यहाँ पे नदी कहीं छुप जाती है। इसके बाद नदी जो है वो आपकी जब आपकी खादर और भांगर के एरिया में जाती है, खादर और भांगर के बाद इससे आगे जो नदी जाएगी वो यहाँ पे नदी कहीं छुप जाती है और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इधर इमर्ज होना स्टार्ट हो
जाती है, तभी यहाँ पे मार्शी लैंड्स बनती है, तभी यहाँ पे क्या बनती है, मार्शी लैंड्स बनती है। और इसके बाद बनता है आपका खादर, देन आपका बनता है भांगर। ओके, तो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है विच रिवर मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द कुमाऊं हिमालयाज। आपके कुमाऊं हिमालयाज के बीच में और आपके मतलब कुमाऊं हिमालयाज के बीच में कौन सी जो रिवर है वो आपकी बाउंड्री क्रिएट करती है, मतलब कौन सी दो नदियों के बीच में आपके कुमाऊं हिमालयाज प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, इंडस हो गया, सतलुज हो गया, काली हो गया, तीस्ता या दिहांग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आएगा बेटा आपका कौन सा, दैट इज सतलुज एंड काली के बीच में आपका कुमाऊं हिमालयाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैप बना देती हूँ इंडिया का, ठीक है, ये हो गया हमारा नदर, ठीक है, दिस इज योर हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का पार्ट, ठीक, ये हो गया। और ये आपका उत्तराखंड का पार्ट हो गया, यहाँ पे कहीं नेपाल होगा, भूटान, देन आपका ये क्या हो गया, आपका सिक्किम हो गया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये आपका इंडिया का पार्ट है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, ऐसा देख के चलो। अब यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, दिस इज योर इंडस रिवर, दिस इज योर सतलुज रिवर। ठीक है, समझने के लिए ऐसे समझो, दिस इज योर इंडस रिवर, दिस इज योर सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर। उसके बाद यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काली नदी। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्किम से यहाँ पे बहती है, दिस इज प्योर तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता। और यहाँ से एक और नदी आती है जिसको क्या बोलते हैं आपकी बेटा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये नामचा बरवा के पास से जो एक आपका पास है यहाँ पे कौन सा, योन यैब पास। ठीक है, योन यैब पास। और कौन सी माउंटेन है आपकी, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, और कौन सा गॉर्ज बनाती है यहाँ पे, दिहांग गॉर्ज बनता है। ठीक है, दिहांग गॉर्ज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई ब्रह्मपुत्र, यानी आपकी कौन सी आ गई, दिहांग। ब्रह्मपुत्र बोलो या दिहांग बोलो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र या दिहांग। उसके बाद यहाँ पे तीस्ता, यहाँ पे काली, यहाँ पे सतलुज, यहाँ पे इंडस। सॉरी, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडस के बीच में और आपकी सतलुज के, सॉरी, इंडस के बीच में और सतलुज के बीच में आपका कौन सा है, पंजाब हिमालय। ठीक है, इंडस के बीच में और सतलुज के बीच में जो पार्ट है ये हिमालयाज का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं आपके बेटा, पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज, या इनको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस अब याद रखना। अब सतलुज के बीच में और काली के बीच में, सतलुज और काली के बीच में इनको क्या बोलते हैं आपके बेटा, कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयाज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में इसको क्या बोलेंगे आपके बेटा, नेपाल हिमालयाज। क्या बोलते हैं आपके, नेपाल हिमालयाज बोलेंगे। तीस्ता और दिहांग यानी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हमारे पास है इनको क्या बोलेंगे आपके, असम हिमालयाज। ठीक है, असम हिमालयाज। तो आप यहाँ से बाकी वालों को भी देख सकते हो। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है विच फीचर इज कॉमन टू बोथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को लेकर के कौन सा जो फीचर है दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो, दैट इज आपका एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या है, ये देखो डेल्टास तो नहीं है। क्यों, हमें पता है कि जो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे डेल्टास बनते हैं, और जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे आपकी क्या मतलब जो वेस्ट वाली साइड है वहाँ पे क्या बनती हैं, यूजुअली ईस्टरीज बनती हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की विड्थ कम है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ ज़्यादा है। तो कौन सा फीचर इसमें नहीं है, दैट इज सॉरी कॉमन फीचर कौन सा है, देखो वो कौन सा बेटा, आपका एलुवियम डिपॉजिट्स। ठीक है, अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो डेल्टास जो मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ईस्ट कोस्ट में। लेगून्स मोस्टली कहाँ देखने को मिलती हैं आपकी, ईस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट इज नैरो बट स्टिल हैव एलुवियल डिपॉजिट। वेस्ट कोस्ट में हमारे पास क्या है, ऑल्दो यहाँ पे नैरो है लेकिन कई कई जगहों पे हमें एलुवियल डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है इंडियन डेजर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 करके पढ़ो और अपना आंसर मार्क करो। अब पहले में बोल रहा है कि लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली। ठीक है, ये होगी आपकी अरावली। ठीक है, अरावली, अरावली के इस ओर आपका क्या है, आपका इंडियन डेजर्ट है, और इस तरफ आपके गंगेटिक प्लेन्स आते हैं। ठीक है, आपके कौन सी गंगेटिक प्लेन्स का पार्ट आता है। ओके, अब हमें पता है कि ये जो अरावलीज हैं, अरावलीज के आपके लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली, ये अरावली का ईस्ट हो गया, ये अरावली का वेस्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। सेकंड में बोल रहा है रिसीव्स 150 mm रेनफॉल एनुअली। तो हमें पता है कि जो इस तरफ वाला एरिया है, ये जो एरिया है ईस्ट वाला, ये आपका फर्टाइल है और यहाँ पे रेनफॉल भी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। लेकिन जो आपका वेस्ट वाला, अरावली के वेस्ट वाली साइड है, यहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है, 150 mm। ठीक है, और ये जो एरिया है वो आपका लेस फर्टाइल है। क्या है, लेस फर्टाइल है, या क्या है आपका बेरन एरिया। ठीक है, बैरन एरिया। ओके,
तो हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट होगी, तो सी आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाले को। तो है ये क्या बोल रहा है कि इंडियन डेजर्ट में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। हाँ बेटा, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लूनी रिवर होगी। ठीक है, अब लूनी हमें पता है कि एक सीजनल रिवर है, और यहाँ पे ये जो रिवर है ये क्या करती है कि किसी भी सी में या किसी दूसरी रिवर में जाकर के नहीं मिलती। ठीक, लूनी। और ये क्या होती है कि कच्छ के एरिया में आते आते यहाँ पे क्या हो जाती है, मार्शी लैंड्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और ये किसी भी वहाँ जाके किसी भी सी में, जैसे अरेबियन सी की ओर बह रही होती है, इसकी डायरेक्शन तो अरेबियन सी की ओर है ना, वेस्ट की तरफ है, लेकिन ये वहाँ पे मतलब किसी भी सी में आके नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एक तो ये इवेपोरेशन हो जाती है, प्लस यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और दूसरा ये वहाँ पे डिसिसिपेट हो जाती है। ठीक, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है विच हिमालयन रेंज कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स। तो कौन सी हिमालयन रेंज में आपकी सबसे ज़्यादा पीक्स, हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं? शिवालिक्स में, हिमाचल में, हिमाद्री में, या आपकी पूर्वांचल में? तो हमें पता है कि दैट इज़ आपका हिमाद्री। हिमाद्री में आप, जिसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा आपका? द ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हैं, या आप कुछ क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट रेंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं आपकी, मोस्ट ऑफ द पीक्स जो हाईएस्ट पीक है वो आपको इसी रेंज में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें जैसे माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजुंगा होगी, और अदर जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है द ईस्टर्न सिंटेक्शियल बेंड ऑफ हिमालयाज इज मार्क्ड बाय। तो जो आपका जैसे ये हिमालयाज है, हिमालयाज को ऐसे बनाओ, यहाँ पे एक बैंड इसको यहाँ देखने को मिलता है, एक बैंड इसको यहाँ देखने को मिलता है। जिस तरह से घुटना होता है ना, घुटना, या आपका जो हेयर पिन होता है, तो हेयर पिन का जो ये लूप होता है, तो इस लूप की तरह का यहाँ पे क्या होता है, एक बैंड क्रिएट होता है। एक बैंड यहाँ पे है, ये हो गया आपका बेटा वेस्टर्न साइड, और ये होगी इसकी ईस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्टर्न में जो ये बैंड है इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बैंड। क्या बोलते हैं? सिंटेक्शियल बैंड बोलेंगे, सॉरी सिंटेक्शियल बैंड बोलेंगे, ये आपका द ग्रेट बैंड। ठीक है, द ग्रेट बैंड। अब ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपकी यहाँ से, देखो यहाँ पे है नामचा बरवा। क्या है आपका बेटा? नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास से यहाँ पे एक बैंड क्रिएट होता है, और यहाँ से कौन सी रिवर एंटर करती है? आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आपकी ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, और जो आपका वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पे कौन सी माउंटेन है जहाँ से आपका मतलब माउंटेन पीक है, इसी के पास से जो आपका बैंड है, एक बैंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक बैंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वेस्टर्न बैंड में हमारे पास यहाँ पे कौन सा है आपका बेटा? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहाँ पे कौन सा है बेटा आपका? नामचा बरवा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है हिमालयाज बिलोंग टू विच जियोलॉजिकल पीरियड। तो जो हिमालयाज हैं वो कौन से जियोलॉजिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं? ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, या आपका सीनोजोइक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके सीनोजोइक जो एरा है, सीनोजोइक एरा है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और आपका टर्शियन पीरियड, ठीक, सॉरी टर्शरी पीरियड से, पीरियड कौन सा है? टर्शरी। एरा कौन सा है? सीनोजोइक एरा। ठीक है, आपको पीरियड भी पूछा जा सकता है और आपको एरा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द टर्शरी पीरियड आपकी हिमालयाज की क्या हुई थी? फॉर्मेशन होना शुरू हुई थी, जिसमें आपकी जो इंडियन प्लेट थी, यानी आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इसका किसके साथ कोलिजन हुआ? आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ। यूरेशियन प्लेट के साथ क्या हुआ? कोलिजन हुआ। ठीक है, ये प्लेट्स क्या हैं? आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। क्या है आपकी बेटा? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मान के चलो, जैसे ये आपकी मतलब ऐसे मान को ये धरती है, धरती के नीचे जिस तरह से आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के लिए आपको अपने खाना रखने के लिए कुछ प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके फुल्का हो गया, चपाती होगी, रोटी होगी, तो आपने प्लेट पे रखा। उसी तरीके से जो धरती है इसके नीचे क्या है? कुछ प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्स क्या करती हैं? इन प्लेट्स के ऊपर जो धरती जो है, मतलब जो आपकी अर्थ की जो लेयर्स हैं वो मौजूद है। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं? मूव करती रहती हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो मूवमेंट होती रहती है, तो इन्हीं की मूवमेंट की वजह से, टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से, कौन कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव की वजह से, कोलिजन की वजह से। ये कोलिजन कब हुआ था? 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और आपके पास किसकी फॉर्मेशन हुई थी? आपके ग्रेट हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ सरफेस स्ट्रीम्स इन द भाबर रीजन।
तो इसमें से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो, बताओ कि कौन सा जो है किसकी वजह से आपकी जो क्या है एब्सेंस ऑफ सरफेस स्ट्रीम्स देखने को मिलती है भाबर रीजन में। तो क्या हाई वेपोरेशन रेट की वजह से? नहीं बेटा, ये तो नहीं है। उसके बाद लो रेनफॉल, ये भी नहीं है। स्टीप ग्रेडियंट, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी, पोरस नेचर ऑफ सेडिमेंट्स। जो यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं भाबर रीजन में, ठीक है, भाबर रीजन में जो देखो पोरस सेडिमेंट्स होते हैं, तो रिवर इन्हीं के बीच में, कहीं जो रिवर का वाटर होता है इन्हीं के बीच में क्या होता है, छुप जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which factor is primarily responsible for the westward decrease in the rainfall across the northern plains? जो आपके northern plains हैं उसमें अगर देखो ये हो गया, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल का पार्ट, ये हो गया आपके ये सारे के सारे जो जैसे ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट क्या आता है बेटा आपका नदर्न प्लेन्स में आता है। किस में आता है? नदर्न प्लेन्स में आता है, NORTHER, नदर्न प्लेन्स। अब ये बोल रहा है कि जब आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हो तो रेनफॉल कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओगे तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाओगे तो रेनफॉल कम होगी। इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हम डायरेक्टली अपने आंसर पे चलेंगे, दैट इज आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो ये हो गया बे ऑफ बंगाल का पार्ट, और यहाँ से यहाँ आते आते डिस्टेंस सी और इस सी के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ तक आते आते डिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब सॉरी यहाँ डिस्टेंस, ये बे ऑफ बंगाल के करीब एरिया है, ये उससे थोड़ा दूर, ये इससे थोड़ा दूर, ये उससे थोड़ा दूर, ये काफ़ी ज़्यादा दूर। तो यहाँ से इधर आते जाओगे वेस्ट की, जूँ जूँ हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी बे ऑफ बंगाल से डिस्टेंस क्या होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जूँ जूँ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो आपकी रेनफॉल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। और हम जैसे ही क्या करते हैं कि क्या करते हैं कि एज द विंड्स ट्रेवल फार्दर टुवर्ड्स इनलैंड, जब यहाँ से विंड्स यहाँ पे इनलैंड की तरफ, मतलब जो आपका इनलैंड एरिया है उस तरफ क्या करेगी, जाएगी, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरफ होती जाएगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ता जाएगा और आपकी यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और आपकी प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे कम होती जाएगी। समझ आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, देखो यहाँ पे ये आपका बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, ठीक है, और ये आपके गंगेटिक प्लेन्स हो गए, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे मान के चलो ये अरावली है, और ये आपका वेस्ट का पार्ट है, ठीक। ये आपका आ गया एरिड रीजन, एरिड रीजन हो गया। या आपका क्या हो गया, डेजर्ट रीजन, ठीक है। जब हवाएं यहाँ से जा रही हैं, जब हवाएं यहाँ से समंदर की जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरेंगी तो यहाँ अच्छा खासा मॉइस्चर होगा, यहाँ तक आते आते टेम्परेचर भी राइज करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगी, ये अपना ये रेनफॉल यहाँ कॉज कर देंगी, यहाँ तक आते आते विंड्स क्या होंगी, ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। आगे यहाँ पे अरावली भी है, अरावली भी है ना, तो अरावली भी एक बैरियर का काम करेगा, तो जो यहाँ पे आस्ता आस्ता बारिशें जो होंगी वो यहाँ पे, मतलब यहाँ तक आते आते ह्यूमिडिटी भी बहुत कम बचेगी, और दैट्स वाई ये वाला एरिया क्या होगा, जो नदर्न प्लेन्स, हम जब ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं तो रेनफॉल भी हमें कम देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें आपने स्टेटमेंट्स को देखो और करेक्ट को फाइंड करो। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी इंडियन डेजर्ट है इनके बारे में, लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरावली, तो हमें पता है कि अरावली के ईस्ट की तरफ नहीं है, अरावली के वेस्ट की तरफ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी गलत होगी। जो ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि रिसीव 150 mm रेनफॉल एनुअली, हमने अभी ऊपर देखा कि 150 mm रेनफॉल ही इसको मिलती है। उसके बाद लूनी जो है ओनली रिवर है, लार्ज रिवर है इन द रीजन, जो आपकी इंडियन डेजर्ट का रीजन है, इसमें ओनली जो बड़ी नदी है वो कौन सी है, आपकी लूनी रिवर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, दस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है, व्हाई डज द थार डेजर्ट रिसीव लो रेनफॉल, ठीक है। थार जो डेजर्ट है वहाँ पे लो रिसीव, मतलब जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम क्यों होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्टली अपने आंसर पे चलो। ऑप्शन नंबर बी, देखो यही एक स्पेसिफिक, मतलब एक परफेक्ट आंसर है, क्योंकि अरावली हिल्स जो है पैरेलल टू द मानसून विंड्स। हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 27 में, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, ये थे आपके वेस्टर्न घाट्स और ये थे आपके ईस्टर्न घाट्स। सॉरी बेटा, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, दूर दूर है। हमें पता है कि दूर दूर क्यों, ये हम पिछली वीडियोस में पिछले क्वेश्चन में हमने अच्छे से देख चुके। अब हमें पता है कि जो अरावलीज है ये भी कहीं यहाँ पे लाई करती है, ठीक है, यहाँ पे लाई करेंगे, और ये जो आपके साउथ वेस्ट मानसून है इनके पैरेलल में ही प्रेजेंट है। अगर ये ऐसे होती ना, ऐसे अरावली ऐसे होती
तो तब जाके यहाँ पे रेनफॉल होती है। लेकिन अरावली कैसे है, अरावली इसके पैरेलल में है, ठीक है। अरावली जैसे ये मानसून के इवेंट्स यहाँ से जा रही है, इसी के पैरेलल में अरावली मौजूद है, जिसकी वजह से आपके थर्ड डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है कि विच कोस्टल प्लेन इज प्रोन टू साइक्लोन्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन सी जो कोस्टल प्लेन्स हैं आपके जहाँ पे आपको सॉरी साइक्लोन्स का जो असर है वो देखने को मिलता है, मतलब साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी है कौन सी कोस्टल प्लेन जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, या बोथ इक्वली या नन। तो ये हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल के आसपास कौन सा है, तो हमें पता है कि दैट इज आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसका आंसर क्या आएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऑल दो आपके अरेबियन सी में भी साइक्लोन की क्या है कि जो साइक्लोन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पिछले सालों में, तो ये वाला जो टॉपिक है ना साइक्लोन वाला, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अरेबियन सी में भी काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स अभी देखने को मिल रहे हैं। तो उस वजह से आपका ये वाला टॉपिक भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्यों, तो आपका देखो क्यों, मतलब ये कौन से हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। अब उसका रीज़न क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ हम देखते हैं कि जो आपके बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल ये क्या है आपका शैलो है, ठीक है। अरेबियन सी के मुकाबले में ये क्या है, शैलो है। उसके बाद ये क्या है आपका बेटा, लैंड लॉक्ड है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड सी है। और प्लस यहाँ का जो पानी होता है ना, स्टेज वार्मर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए क्या होता है कि वार्मर रहता है, ठीक है, लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। देन आपके अरेबियन सी के मुकाबले में, अरेबियन सी के मुकाबले में यहाँ का पानी काफ़ी देर तक गर्म रहता है, ये शैलो है और लैंड लॉक्ड है। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशियन से, जो पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन बनते हैं ना, जो पैसिफिक ओशियन के साइक्लोन बनते हैं, जब ये आपके मलाई पेनिनसुला को क्रॉस करके आपके बे ऑफ बंगाल में पहुंचते हैं, वो भी क्या करते हैं, साइक्लोन की फॉर्मेशन को यहाँ पे इंटेंसीफाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा, काफ़ी वार्म कंडीशंस बनती हैं, हाई सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है बाद में। उसके बाद शैलो भी है, लैंड लॉक्ड भी है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनने की जो इंटेंसिटी है या साइक्लोन बनने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखो, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल का पार्ट, ये बे ऑफ बंगाल। अब जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये वाले, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इस पोर्शन में आपके साइक्लोन का असर जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के आसपास के उनसे सटे हुए इलाके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अभी नया पैटर्न है एग्जाम का, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी जो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, उससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो लाई थी आपकी, जिसमें मैंने आपको 100+ मतलब 100 क्वेश्चन करवाए थे। उन 100 क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे हुए थे, ठीक है। जैसे एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन था, एक आपका DPSP का क्वेश्चन था, उसके बाद आपका एक मेंडल का था कि मेंडल किन कौन से कैरेक्टर को स्टडी नहीं किया। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नॉट स्टडीड बाई मेंडल, उसी तरीके से हूबहू आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। फिर एक क्वेश्चन था आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को क्वेश्चन पूछा था मैंने सीक्वेंस का, तो वही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आया था। अब मैं ये क्लेम नहीं करी कि मैंने कोई क्वेश्चन आपको जैसे मैंने जो पढ़ाया वो हूबहू आ गया, तो मैंने पता नहीं क्या कोई तीर मार लिए, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास हम जो क्वेश्चंस लेकर के आते हैं ना, आप अपने टीचर पे ट्रस्ट किया करो, उसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपको एग्जाम में जाते टाइम ना रिग्रेट ना हो कि हमने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन एसर्शन में पूछा है कि द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्राइंगुलर लैंड मास, ठीक है। अब ऐसे एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को ना करने का एक तरीका अच्छा सा ये रहता है कि आप रीजन को ना देखो कि क्या रीजन जो होता है वो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट को, जो एसर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रीजन इसको जस्टिफाई कर रहा होता है तो फिर आपका आंसर निकलना ईजी हो जाता है। अब देखो, ये हो गया आपका, दिस इज योर आपका डेक्कन का प्लेट्यू, ठीक है, ये डेक्कन का प्लेट्यू। अब ये बोला है कि डेक्कन प्लेट्यू से ट्राइंगुलर लैंड मास, ऑब्वियसली ये आपका क्या है, ट्राइंगुलर लैंड मास है, तो आपका एसर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, अब रीजन इसका क्या दिया है, इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा रेंज। तो देखो यहाँ पे आपकी है सतपुरा, यहाँ पे आगे आपके वेस्टर्न घाट्स, और आपके देखो कलर में चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आगे आपकी सतपुरा, यहाँ पे आगे वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे आगे आपके ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स को मैंने डॉट डॉट्स में क्यों बनाया दूर दूर, क्योंकि ये आपके क्या है, दूर दूर है, मतलब ये क्या है आपके डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस, ये आपके कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये आपके ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा,
तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी, आपका रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सी जो है वो आपकी करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, गारो हिल्स। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मार्क करो। तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे आपका मैप देखते हैं कि पहले हम मैप बना लेते हैं। देखो ये मैंने मैप आपके लिए बना दिया। अब ये यहाँ आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मैप है। अब हम इन हिल्स को यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं कहीं पे आपकी योर पटकाई हिल्स। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? पटकाई हिल्स है। उसके बाद पटकाई हिल्स, देन यहाँ पे आती है बेटा आपकी नागा हिल्स, और आपकी नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स आगे कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ये होगी आपकी पटकाई हिल्स, ये होगी आपकी नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद आप आती है यहाँ पे आपकी आती है बेटा बरेल रेंज। ठीक है, कौन सी आती है? बरेल रेंज। ओके, बरेल रेंज के बाद यहाँ पे आती है बेटा आपकी मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स के बाद यहाँ पे आती हैं आपकी बेटा मीजो हिल्स। ठीक है, मीजो हिल्स, ये इसी सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस आपको पूछ सकते हैं, या इस तरीके से भी सीक्वेंस को पूछा जा सकता है। यहाँ पे आती हैं आपकी मिकीर हिल्स। कौन सी आती हैं? आपकी मिकीर हिल्स आती हैं। ठीक है, और ये आगा आपका मेघालय का पार्ट। मेघालय में यहाँ पे गारो, खासी, जंतिया। यहाँ पे गारो, यहाँ पे खासी और यहाँ पे जंतिया। तो ये आपके मेघालय में पाई जाती है। अब आप इसको देखो, पटकाई हिल्स जो हैं क्या वो आपकी वेस्टर्न मोस्ट। अब ये स्पेसिफिकली देखो, सारी की सारी हिल्स नॉर्थ ईस्ट की हैं, तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स वेस्टर्न मोस्ट नहीं है। ठीक है, पटकाई हिल्स वेस्टर्न मोस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है आपकी बेटा? नॉर्दर्न मोस्ट। ये क्या है आपकी? नॉर्दर्न मोस्ट है। तो ये वाली फर्स्ट आपका क्या हो गया? ए वाला गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है कि नागा हिल्स। नागा हिल्स के बारे में ये बोल रहा है कि पटकाई के बीच में और मणिपुर के बीच में, देखो पटकाई और मणिपुर के बीच में ही नागा हिल्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली ये वाला बी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। थर्ड वाले को देख लेते हैं। मीजो हिल्स आपकी नॉर्दर्न मोस्ट हिल्स है। तो आपकी मीजो हिल्स नॉर्दर्न मोस्ट नहीं है बेटा, ये आपकी सदर्न मोस्ट हिल्स है। मीजो हिल्स क्या है आपकी? सदर्न मोस्ट। देखो मीजो साउथ में है ना, नॉर्थ ईस्ट के साउथ में है। ठीक है, मिजोरम में मीजो हिल्स है, तो साउथ में ये पार्ट है, तो ये आपका क्या है? आपकी सदर्न मोस्ट है। ठीक है, सदर्न मोस्ट हिल्स है। ओके, उसके बाद आपकी आती है गारो हिल्स, तो पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। तो जो आपकी गारो हिल्स है ये आपकी मेघालय पार्ट जो है, ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे गारो हिल्स में पार्ट बोला हुआ है पार्ट ऑफ पूर्वांचल। तो हमें पता है कि देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, जैसे हम इंडिया का यहाँ पे मैप बना लेती हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आता है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागेलखंड। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया डेक्कन ट्रैप हो गया, कर्नाटका प्लेट्यू हो गया, दंड हरियाणा हो गया। ठीक है, ये प्लेट्यूज के पार्ट है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऊपर। अब ये जो आपका डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन प्लेट्यू है, इसी का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसी का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? आपका मेघालय में। ठीक है, मेघालय में इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन बाहर देखने में हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मालदा के पास है, यहाँ पे सब्सिडेंस हो गया। सब्सिडेंस होने की वजह से ये एरिया धस गया। धसने की वजह से ब्रह्मपुत्र ने यहाँ आकर के सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, तो देखने में हमें ये कंटिन्यूस नहीं मिलते। लेकिन अगर हम जियोलॉजिकली देखें तो आपका मेघालय पार्ट, मेघालय प्लेट्यू है, वो आपका एक्सटेंशन है किसका? वो आपका जो मेघालय प्लेट्यू है, ये आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यूज का, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपका क्या है, गारो हिल्स जो है, ये आपके मेघालय का प्लेट्यू का पार्ट है। और मेघालय प्लेट्यू किसका पार्ट है? ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का, पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक्सटेंशन है। तो पूर्वांचल का कैसे? पूर्वांचल का नहीं है। ठीक है, पूर्वांचल का पार्ट ये नहीं है। ठीक है, तो डी वाला। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है? ओनली बी स्टेटमेंट ही हमारे पास क्या है? करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा बेटा? 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास आपको दी हुआ है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में पूछ रहा है विच हिल रेंज आपकी सेपरेट करती है कश्मीर वैली को फ्रॉम द इंडस रिवर वैली। इंडस रिवर वैली से कश्मीर वैली को कौन सी सेपरेट करती है आपकी हिल रेंज? दैट इज आपकी जांस्कर रेंज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी जांस्कर रेंज जो है वो सेपरेट करती है कश्मीर वैली को इंडस वैली से। आपको ये वाली रेंज सेपरेट करेगी कश्मीर वैली को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में पूछ रहा है, 32 में क्या पूछा है कि ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अरावली हिल आर हाईली इरोडेड। तो हमें पता है कि अरावली जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इरोडेड हो चुकी है। ठीक है, अभी अरावली काफ़ी न्यूज़ में थी ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अरावली पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी एग्जाम में। दे आर अमंग द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। ये हाईली इरोडेड भी है और ये आपकी क्या है? पुरानी है। और ये पुरानी है और हाईली इरोडेड है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, काफ़ी लंबे समय से ये मौजूद है, तो इनमें इरोजन भी बहुत देर तक इरोजन होता रहा है। तो आपका ए भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा ए।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास क्या है, आपकी हिल्स दी गई हैं और उनकी क्या है लोकेशंस को आपने फाइंड करना है। ठीक है, आप देखो नीलगिरी हिल्स हैं, अरावली है, खासी है और सतपुरा है। ठीक है, अब देखो अभी आपने जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसी वहाँ से भी आप इसका गेस लगा के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे अरावली, अरावली हमें पता है कहाँ पे, राजस्थान में। तो टू का ए कहाँ पर है, टू का ए आपका इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं खासी। खासी मैंने आपको बताया कि गारो खासी जंतिया, तो हमें कहा कि मेघालय को, तो थ्री का सी कहाँ पे है, थ्री का सी इस वाले में भी है, इस वाले में भी। अब हम फोर देखते हैं किसका, आपका सतपुरा का। तो सतपुरा हमें पता है कि सेंट्रल इंडिया में, फोर का डी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। वन का बी, नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वन का बी, टू का ए, थ्री का सी, फोर का डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में पूछ रहा है एन एस्चुरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एस्चुरी होती है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ो और आप ना आंसर मार्क करो। तो हमें पता है कि टाइडल माउथ ऑफ अ रिवर विद मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि ये कोई आपकी रिवर, यहाँ से रिवर आ रही थी। ठीक है, रिवर आ रही थी। अब यहाँ पे क्या था कि आपकी ओशियनिक वाटर बॉडी थी। ठीक है, तो अब यहाँ का इसका पानी क्या होगा, सलाइन होगा, और जो ये रिवर आ रही थी इसका पानी क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा। जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर की मिक्सअप होगा, ना पानी वहाँ पे ज़्यादा खारा होगा, ना ही वहाँ पे फ्रेश होगा, मतलब दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, आपका एस्चुरी बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है विच लेगून इज लोकेटेड अलोंग द केरला कोस्ट। केरला कोस्ट के आसपास कौन सी लेगून मौजूद है। तो आपकी पुलिकट है, वेम्बनाड है, चिलिका है, कोलेरू है। तो अभी हमें पता है कि वो कौन सा है, आपकी वेम्बनाड लेक है। ठीक है, वेम्बनाड लेक जो है वो आपकी केरला की कोस्ट के नज़दीक में मौजूद है। और जो वेम्बनाड है ये आपकी लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक है कहाँ की, इंडिया की, और लार्जेस्ट है आपकी कहाँ की, लार्जेस्ट है आपकी केरला में। ठीक है, केरला में ये लार्जेस्ट है और इंडिया में ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शंस पे भी नजर दौड़ा लेते हैं। पुलिकट कहाँ पे है, पुलिकट बेटा आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और चिलिका कहाँ पे है आपकी बेटा, उड़ीसा में। चिल्का के बारे में कुछ आप दो तीन लाइनें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। उसके बाद कोलेरू, कोलेरू कहाँ पे है आपकी, ये बेटा आंध्र प्रदेश में है, और ये क्या है आपकी फ्रेश वाटर लेक है। तो आपके पास चारों की चारों स्टेटमेंट होगी, देख ली हमने। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कॉलम ए और कॉलम बी करके, एक तरफ हमारे पास वाटर बॉडी दी गई है और एक तरफ दूसरी तरफ उनके कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि वो किस तरह का फीचर है। चिल्का, नर्मदा, सुंदरबन और वेम्बनाड। अब देखो सुंदरबन का तो हमें पता है कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज आपका डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाता है। थर्ड का सी कहाँ पे है, थर्ड का सी हमारे ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा आंसर यहीं से निकल गया, फिर भी हम देख लेते हैं। अब देखो चिल्का क्या है, एक लेगून है। नर्मदा एस्चुरी बनाती है, हमें पता है कि जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, और जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी डेल्टास बनाती हैं। तो नर्मदा आपकी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्यों वेस्ट फ्लोइंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली। किसके बीच में, सतपुरा और विंध्या के बीच में। तो नर्मदा क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। तो टू का ए भी इसी में है, वन का बी इसमें है, और वेम्बनाड के है आपकी एक लेगून है। तो फोर का डी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करूँ, जैसे सुंदरबन का डेल्टा हो गया। सुंदरबन डेल्टा हमें पता है गंगा प्लस आपकी ब्रह्मपुत्र और प्लस आपकी मेघना, ये तीनों रिवर मिलके आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो आपकी रिवर के द्वारा बनाया जाता है। दैट इज आपका गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट। ठीक है, जब करेक्ट, इनकरेक्ट या नॉट, तो इसको देख लेना। नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, यानी हिमालय का कौन में से इनमें से जो पीक है वो पार्ट नहीं है। हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है, नंगा पर्वत भी है। तो पीछे कौन सी बचती है आपकी बेटा, धौलाधार। ठीक है, धौलाधार जो है वो आपकी जैसे इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया, उसके बाद प्लस आपकी धौलागिरी होगी। ठीक है, धौलागिरी, तो ये सारी की सारी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। लेकिन जो धौलाधार है ना, धौलाधार रेंज है, धौलाधार होगी प्लस आपकी पीपीआर यानी पीर पंजाल रेंज होगी, प्लस आपकी महाभारत रेंज होगी।
ये सारी की सारी जो है आपकी लेसर हिमालय का पार्ट है। 7 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, आपकी धौलाधार रेंज, क्योंकि हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये सारी की सारी ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। लेकिन धौलाधार, पीर पंजाल रेंज, महाभारत, ये सारी की सारी लेसर हिमालयाज यानी आपके लेसर हिमाचल हिमालयाज यानी आपके लेसर हिमालयाज का पार्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज लाइज बिटवीन। तो जो आपका जो आपके ग्रेटर हिमालयाज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका इंडस से ब्रह्मपुत्र है, गंगा से यमुना है। तो हमें पता है कि हम सीधा अपने आंसर पे चलेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आपके ग्रेटर हिमालयाज का, वो प्रेजेंट है, ठीक है। आपका वेस्ट में यहाँ पे इंडस रिवर, और आपकी ईस्ट में यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र। तो ईस्टर्न बाउंड्री ब्रह्मपुत्र बनाती है इसकी, और वेस्टर्न बाउंड्री कौन बनाती है, आपकी इंडस रिवर बनाती है। दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है। और अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो इसकी विड्थ ना आपकी कहाँ पे, कश्मीर में ज़्यादा है। वही विड्थ आपकी अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी विड्थ कम हो जाती है। कश्मीर में इसकी विड्थ जो है आपकी 400 किलोमीटर देखने को मिलती है, और वही विड्थ घट करके आपकी अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस बिलोंग टू द मिडल हिमालय, यानी लेसर हिमालय से बिलोंग करती है। तो अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन सी, पीर पंजाल भी होगी, धौला आपकी सॉरी पीर पंजाल भी होगी, आपकी महाभारत रेंज भी होगी, और आपकी धौलाधार रेंज भी होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहाँ पे आपकी मिडिल हिमालयस यानी आपके लेसर हिमालयस में पाई जाती है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है बेटा आपका टेरेस फार्मिंग के बारे में। जो टेरेस फार्मिंग है वो आपकी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे की जाती है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग जो है वो आपकी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, मिडल हिमाद्री में, मिडल हिमालयास में, शिवालिक्स में, या इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन 40 का आंसर क्या आएगा बेटा आपका ए, यानी हिमाद्रीज में आपकी क्या होती है, ये वाली जो टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, पहाड़ों के ऊपर से ढलान बने होते हैं, स्लोप्स बने होते हैं, ऐसे खेत बने होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, आपकी हिमाद्रीज में। जो हिमाद्री का जो एरिया है वहाँ, जो हिमाद्री हिमालयाज है वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। सॉरी ये क्या है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन 40 पूछ रहा है कि टेरेस फार्मिंग जो है मेनली प्रैक्टिस कहाँ की जाती है। तो टेरेस फार्मिंग मेनली प्रैक्टिस कहाँ की जाती है बेटा आपकी, सॉरी, मिडिल हिमालयाज में, हिमाद्री में नहीं की जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टीप स्टीप स्लोप्स बनेंगी, यहाँ पे नहीं की जाएगी। ये कहाँ की जाएगी, आपके मिडिल हिमालयाज में, जहाँ पे ढलान को मतलब टेरेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपकी टेरेस फार्मिंग यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में पूछ रहा है द शिवालिक हिल्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पीरियड। तो जो शिवालिक हिल्स थी वो कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में बनी थी, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, सीनोजोइक या मीसोजोइक, ठीक है। तो हमें पता है कि दैट इज आपका सीनोजोइक, आपका जो जियोलॉजिकल पीरियड है उसी में आपकी किसकी फॉर्मेशन हुई थी, आपकी शिवालिक हिल्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में पूछ रहा है विच इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस। हिमालयस के अंदर हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कीटू या नागा पर्वत। तो अगर वो हमारे पास कौन सी है बेटा, आपकी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। वो कौन सी है आपकी बेटा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितनी आपकी हाइट है, 8848.86 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा हुआ है, ये आपके पास कुछ पीक्स दी गई हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट्स के अकॉर्डिंग करना है। तो ये आपका क्वेश्चन जेके पीएससी असिस्टेंट जो आपका कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, ये मैंने क्वेश्चन वहाँ से उठाया है, ठीक है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि चैट जीपीटी के क्वेश्चन नहीं होते बेटा, ये आपके प्रीवियस एग्जाम से ही हम उठाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा आपका लाहौर से। अब इनको क्या करो कि आप अरेंज करो। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आएगी, एवरेस्ट 1 आएगी। एवरेस्ट के बाद आती है आपकी कौन सी, देन आपकी आएगी बेटा कौन सी, K2। K2 के बाद आपके कौन सी आएगी बेटा, आपकी डेढ़ा की कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा, ठीक है। कंचनजुंगा के बाद आपकी कौन सी आएगी, लाहौर से आएगी। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कौन से में, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा, बी। तो आपने सभी की माउंटेन्स की हाइट मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44, ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये भी जेकेपीएससी के पेपर से उठाया गया, जेकेपीएससी असिस्टेंट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पेपर से उठाया मैंने। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि दे आर हॉरिजेंटली स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स फॉर्म्ड ऑफ द बेड्स ऑफ फाइन ग्रेन सैंड एंड लॉन्ग विद लेंटिकुलर बैंड्स ऑफ ग्रेवल कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। ये कारेवा के बारे में पूछा गया कि कारेवा किस से बने हुए हैं, ठीक है, मतलब किस
किस तरह के डिपॉजिट से बने, पहली स्टेटमेंट में ये दिया है। दूसरी स्टेटमेंट बोला है कि प्लेस्टोसीन डिपॉजिट्स नोन एज वुदर, ठीक है, इनको प्लेस्टोसीन डिपॉजिट्स जो है इनको हम वुदर भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ जो इसके डिपॉजिट्स हैं उनको, ये प्लेस्टोसीन पीरियड के डिपॉजिट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वुदर बोलेंगे। हाईएस्ट लिमिट एट विच दे हैव बीन ऑब्जर्व 3800 मीटर की हाइट पे ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब तीनों स्टेटमेंट्स को देखो क्वेश्चन नंबर 44 की, तो हमें पता है कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या है आपकी, सारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि ये आपके करेवास जो हैं वो लैकूस्ट्रीन डिपॉजिट्स हैं, यानी लेक के डिपॉजिट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड आपकी सैंड, सिल्ट, क्ले और ओकेजनली ग्रेवल्स भी देखने को मिलते हैं ड्यू टू द सेडिमेंट एक्युमुलेशन, जो आपके वहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं उनकी वजह से। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दूसरी करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये प्लेस्टोसीन एपॉक के टाइम पे, मतलब 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने थे इन कश्मीर। दीज प्लेट्यू लाइक टेरेस आर कॉल्ड वुडर। तो इन जो आपकी प्लेट्यू लाइक टेरेस बनते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वुडर बोलते हैं। ओके, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट होगी। थर्ड बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो करेवास है उनकी 1500 से 1800 मीटर जो है इसकी जो इसके डिपॉजिट्स हैं इतने पे देखने को मिलते हैं। और टेक्टोनिक अपलिफ्ट्स जो हैं वो अलाउड करते हैं करेवा के सेडिमेंट्स को टू बी फाउंड, और जो टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से आपको करेवा जो है 3800 मीटर की हाइट पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, देखो ग्लेशियर्स पूछे हुए हैं और ग्लेशियर्स की आपको लेंथ के बारे में पूछा, ठीक है। अब ग्लेशियर्स ये भी आपका पीएसजे के पीएससी के पेपर से मैंने उठाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लेशियर्स दिए हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, मतलब सबसे पहले उस ग्लेशियर की जिस ग्लेशियर की सबसे ज़्यादा लेंथ है उसको लिखना है, उसके बाद सबसे लास्ट पे कौन सा आना चाहिए जिसकी लेंथ सबसे कम है। तो हमें पता है कि सबसे कम लेंथ किसकी है, आपकी सोना पानी की, ठीक है। सोना पानी कहाँ पे है आपका बेटा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब ये जो है इसकी 11 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11 से 15 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ देखने को मिलती है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा आपका बेटा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा है, बाइफो ग्लेशियर, ठीक है, बाइफो ग्लेशियर। अब देखो सबसे पहले आएगा बाइफो ग्लेशियर, बाइफो के बाद आएगा बेटा आपका हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार के बाद आपका आएगा 12 सिगरी, ठीक है, 12 सिगरी, 12 सिगरी के बाद आपका आएगा द्रांग द्रांग द्रुंग, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सोना पानी, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये आपकी सीक्वेंस बनेगी। यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप अपना आंसर आराम से टैली कर सकते हो, वैसे वीडियो को पॉज करके भी आप अपना आंसर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है द ताताकुती पीक वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द रीजन लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पाई जाती है, राजौरी जम्मू, पुंछ बडगाम, पुंछ राजौरी या आपकी जम्मू सांबा। तो हमें पता है 46 का आंसर क्या आएगा आपका बेटा, पुंछ और बडगाम के बीच में। अगर मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का मैप बनाऊँ ना, तो जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर के मैप को यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मैप को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, फिर रफली आप देखते जा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर जम्मू कश्मीर का मैप, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। अब यहाँ पे कहीं आता है आपका बेटा पुंछ, दिस इज़ योर पुंछ। पुंछ के साथ में यहाँ पे इधर आके ये मीरपुर का, ये इसको हटा दो। अब यहाँ देखो दिस इज़ योर राजौरी, राजौरी के बाद यहाँ पे आता है आपका जम्मू, ठीक है। पुंछ के साथ यहाँ पे लगता है आपका बडगाम भी लगता है, और यहाँ पे आपका बडगाम हो गया, और इधर आ गया आपका बेटा कुलगाम, ठीक है, और इधर आ गया बारामूला, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया बडगाम, पुंछ और बडगाम के बीच में यहाँ पे ये कहीं पे आपकी ताताकुती पीक जो है वो लोकेट करती है, ठीक है। ताताकुती पीक की जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 4760 मीटर इसकी क्या है हाइट देखने को मिलती है। और कौन सी रेंज में पाई जाती है, पीपीआर यानी पीर पंजाल रेंज में पाई जाती है, ठीक है। और इसी ताताकुती पीक के पास आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ताताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुंछ एंड बडगाम के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है विच प्लेस इन पीर पंजाल रेंज वाज फेमसली नोन एज अ सी दरा, ठीक है, सी दरा के नाम से इसको बोलते थे पहले लोकल लैंग्वेज में, एंशियंट टाइम पे, ठीक है, पुराने टाइम पे। पीर की गली थी, शादरा शरीफ थी, लोरन कोट था या ननाफ थी, तो हमें पता है कि वो क्या है आपका शादरा शरीफ था, ठीक है। शादरा शरीफ 18th मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में जब हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह जी जब यहाँ पे आए, तो उनके नाम के बाद उनकी वजह से फिर बाद में इसको सी दरा को बाद में नाम क्या हो गया, शाह दरा, ठीक है, शाह दरा, ठीक है, बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम से इसको पढ़ा, तो इसका नाम है बेटा आपका शाह दरा का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है जो आपकी टेरेन है राजौरी पुंछ रीजन की वो मेनली कौन से रॉक से बनी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना आंसर मार्क लो, आपके ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड नीस, ठीक है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड नीस, इन तीनों रॉक से मेनली जो है यहाँ की टेरेन बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द हिली टेरेन इन जम्मू रीजन, तो उसका क्या है, खादर, कंडी, पहाड़ या डून्स। तो हमें पता है कि जो हिली टेरेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है what is the latitudinal and longitudinal extent of the mainland of India, तो mainland of India की बात करें, ठीक है।
अब इसका कितना है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये इंडिया का क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इंडिया का मेन लैंड का है। ठीक है, और इंडिया का ओवरऑल कितना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओगे। तो ये हो गया आज के लेक्चर का आपके पास कंप्लीट। लेक्चर कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाना। और उसके बाद आपको कोई भी फीडबैक देनी है वो भी आप मेंशन करके जाती हो और जा सकती हो। और प्लस आपका जो मैंने पढ़ा है ना, जितने टॉपिक्स मैंने आज के जो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से उठाए हैं, उन सभी टॉपिक्स को ना डिटेल में जाके आज आप रिवाइज करोगे तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और कहीं भी आपको नोट में ऐड ऑन करने की जरूरत है तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो।